लॉकडाउन 4 अब अपने अंतिम पड़ावों पर है, लेकिन हमारे खबरों का सिलसिला कभी अंत नहीं होने वाला है। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी बहुत सारी खबरें। केंद्र सरकार ने क्या क्या नियम लगाए, क्या क्या उनकी तरफ से घोषणाएं आई, कोरोना का यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट भी दिया जाएगा। इसी तरीके से कौन कौन सी प्लेनें चलाई जा रही है, कौन कौन से यहाँ पे लोन दिए जा रहे हैं मजदूरों को, ये सारे चीज यहाँ पे हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल से। और कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट के बारे में। तो कोरोना वायरस ने अभी तक पूरे भारत में 1,38,845 कंफर्म केसेस आई हैं। अब जैसा कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये धीरे धीरे केसेस बढ़ भी रहे होंगे, अभी तक में बहुत सारे बढ़ भी गए होंगे। उसमें रिकवर होने वाले मरीज है 57,721, जिसमें 4,021 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे कुछ खबरों की। विमान यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस, 14 दिन होम क्वारंटाइन जरूरी। जानते हैं इस खबर को पूरे डिटेल से, लेकिन इसके लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे सभी लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए देखते हैं इस पूरे खबर को। जी हाँ दोस्तों, दूसरे राज्यों से विमान के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नियम कायदे निर्धारित किए हैं। आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और बाएं हाथ पर मुहर लगाई जाएगी, और इनके लिए 14 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं। देश के सभी एयरपोर्ट्स पर आज विमानों की आवाजाही शुरू कर दी गई। सभी हवाई अड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जाहिर है कोरोना संकट तुरंत खत्म नहीं होने वाला है, ऐसे में वर्तमान हालत को सामान्य मान लिया गया है और इसी आधार पर नई शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन होम आइसोलेशन के कुछ रियायत दे सकता है। यदि यात्री किसी दफ्तर में काम करता है, प्रशासन जरूरी होने पर भी रियायत देने पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति महाराष्ट्र जाता है और 1 सप्ताह में लौट जाता है, तो उसे होम आइसोलेशन में रहना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में राज्य सरकार की विवरण मुहैया कराना होगा। साथ ही ऐसे यात्रियों को कंटेनमेंट जोन में जाने की आज़ादी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले इसी तरीके की बड़ी खबरों के साथ। इसी तरीके की खबर के लिए अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं। दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदान में हुई काम बंद, 164 कर्मचारी संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, सबसे गहरी सोने की खदान जो थी, उसमें 164 कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। 650 कर्मचारियों की जांच की गई। जितने भी कोरोना संक्रमित में निकले, उनमें कोरोना के लक्षण भी नहीं थे। 4 किलोमीटर गहरी है यह सोने की खदान। जोहान्सबर्ग से 75 किलोमीटर दूर है यह खदान, और यह आपको पड़ती है दक्षिण अफ्रीका में। इसके लिए यहाँ पे जो है सिल्वर वॉच डॉग ने ट्वीट करके बताया कि यहाँ पे कोरोना वायरस आउटब्रेक्स हो गया है। इस कारण साउथ अफ्रीका के गोल्ड माइन को बंद कर दिया गया है, और इसकी पुष्टि द गोल्ड एनालिस्ट ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर जो आ रही है गुरुग्राम की ज्योति, जो कि बिहार की साइकिल यात्रा ने किया। ज्योति के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। दरभंगा पोस्टल विभाग के अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने खुद ज्योति के गाँव पहुंचकर उसे डाक टिकट देकर सम्मानित किया। हालांकि ज्योति को फेरारी क्वीन का दर्जा देते हुए अधीक्षक ने 5100 रुपए का चेक देकर ज्योति को आर्थिक मदद के साथ साथ वस्त्र भी प्रदान किए थे। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं इस पूरे खबर को। अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा लाने वाली महज 15 साल की ज्योति के हौसले और जज्बे की तारीफ चारों तरफ है, और इन्हीं के लिए ज्योति के सम्मान में माई स्टाम्प टिकट भी जारी किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले इसी तरीके के खबर के साथ। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर हुआ सील, सीमा पर लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ता देख गाजियाबाद प्रशासन ने सोमवार को दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया। बॉर्डर सील होने के बाद गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। करीब 3 किलोमीटर तक का जाम यहाँ पे लगा। दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर जाम लगने का कारण है कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर में यह सीमा सील हुई थी। करीब 3 किलोमीटर का लंबा जाल। असल में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ता हुआ देख गाजियाबाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। सोमवार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील करने का आदेश दिया। हालांकि इस दौरान उन लोगों को एंट्री की इजाजत मिलेगी जिनके पास पास होगा। इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी गाजियाबाद में एंट्री दी जाएगी। इसके लिए गाजियाबाद के प्रशासन ने एक नोटिस भी जारी किया। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। यहाँ पे अगली खबर आ रही है, बिहार में सोनू सूद की मूर्ति बनवाने की तैयारी। एक्टर बोले गरीबों का भला करो। प्रफुल्ल कुमार ने एक शख्स ने
ट्विटर पर लिखा यहाँ पे। आइए जानते हैं इस पूरे खबर को। बिहार का जिला सिवान, जहां लोग आपकी मूर्ति बनवाने की तैयारी में है। सलाम सर, बहुत बहुत प्यार आपको। सोनू ने भी इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का नेशनल लॉकडाउन जैसे कठिन दौर के बीच एक बेहद संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते लगे इस लॉकडाउन से देश के गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सोनू सूद ने लगातार इन प्रवासी मजदूरों, कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर की मदद की, जिसके बाद से ही सोनू सूद लोगों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने में कामयाब रहे। प्रफुल्ल कुमार ने एक ट्विटर पर लिखा, बिहार का जिला सिवान, जहां लोग आपकी मूर्ति बनवाने की तैयारी में है। सलाम सर, बहुत बहुत प्यार आपको। सोनू ने भी इसका जवाब देते हुए कहा, भाई उस पैसे से किसी गरीब की मदद कर देना। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे जो और भी यहाँ पे सोनू सूद ने लिखा, सोनू से ठेके पर जाने के लिए मदद मांगी थी। यूजर ने लिखा, सोनू भाई मैं अपने घर में फंसा हूँ, मुझे ठेके तक पहुंचा दो। इस बात पर सोनू अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उन्होंने जवाब दिया, भाई मैं ठेके से घर पहुंचा सकता हूँ, जरूरत पड़े तो बोल देना। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से अगली खबर की ओर। अगली खबर यहाँ पे आ रही है, कठुआ में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मिला जासूस कबूतर, ग्रामीणों ने पकड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जम्मू कश्मीर की है यह घटना। पाकिस्तान पहले भी भारतीय सीमा में जासूसी के लिए कबूतर का इस्तेमाल करता रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से गैर कानूनी तरीके से ड्रोन, गुब्बारे आदि भारत की सीमा में भेजा जाता रहा है। पाकिस्तान की कोशिश इन चीजों से भारतीय सीमा में जासूसी करने की होती है। इसी के कारण यहाँ पे कोरोना संकट के बीच भारत को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार चौकस भी रहना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक कबूतर पकड़ा गया, जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसे पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया गया है। कठुआ के एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि कठुआ में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे मनियारी गांव के ग्रामीणों को सीमा के पास एक कबूतर मिला। अधिकारियों का शक है कि इस कबूतर को पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया गया हो सकता है। इस बात की पुष्टि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ट्विटर अकाउंट पे की। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर यहाँ पर आ रही है, चीन की नापाक हरकत पर भारत ने भी दिखाए तेवर। लद्दाख में लैग पर पढ़ाई सैनिकों की तादाद। चीन की ओर से यहाँ पे जो लगातार चल रही है, दौलत बेग बोल्डी और 114 ब्रिगेड के तहत निकटवर्ती इलाकों में 5000 सैनिकों की तैनाती की गई। चीनी सैनिकों को किसी भी तरह से आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारतीय सेना ने वायुसेना की मदद से सैनिकों की अग्रिम इलाकों में तैनात किया है। लद्दाख में चीन की ओर से भारतीय सीमा में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती के बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने लद्दाख में चीन सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ रोकने के लिए भारत ने लद्दाख के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी गश्त और निगरानी कड़ी कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। HDFC का मुनाफा 22% गिरा, 21 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान। होम लोन देने वाली कंपनी HDFC लिमिटेड ने अपनी तिमाही रिपोर्ट पेश कर दी है। 31 मार्च को खत्म हुई तिमाही में कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 22% की गिरावट दर्ज की गई। आइए जानते हैं पूरे मामले को। HDFC का इस तिमाही में मुनाफा घटकर 2233 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की इसी तिमाही में 2862 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। चलिए देखते हैं इसी तरीके से अगले खबर को। यहाँ पे अगली जो खबर आ रही है, कोरोना को लेकर ही आ रही है। चलिए देखते हैं। कोरोना के जाते ही नॉनवेज पर टूट पड़े चीनी लोग। पोर्क इंपोर्ट में 170% की बढ़त। जी हाँ, चीन पोर्क यानी सुअर के मांस की दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहाँ कोरोना का प्रकोप कम होते ही मांस की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कोरोना की वजह से बाकी देशों में पोर्क काफी सस्ता हो गया। इसी वजह से चीन में लोग इसका भंडारण करना शुरू भी कर दिया। अगली खबर आ रही है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। पीएम मोदी ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर के निधन पर जताया शोक। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर के निधन पर शोक व्यक्त किया। महान हॉकी खिलाड़ी का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद 96 साल की उम्र में निधन हो गया। इस पे शोक जताया नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे अपने ट्विटर अकाउंट में, और अमित शाह, ये सारे लोगों ने इनके मौत पर शोक जताया। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कोरोना का असर पड़ा, टाटा ग्रुप के बड़े अधिकारियों की सैलरी में होगी कटौती। जी हां, टाटा ग्रुप के इतिहास में पहली बार टाटा सन्स के चेयरमैन समेत दूसरे बड़े अधिकारियों की सैलरी में कटौती होगी। टाटा सन्स के चेयरमैन और ग्रुप की दूसरी कंपनियों के सीईओ ने अपनी सैलरी में करीब 20% की कटौती का फैसला ले लिया है। बड़े अधिकारियों की सैलरियों में 20% की कटौती का फैसला। लॉकडाउन की वजह से थम गई हैं आर्थिक गतिविधियां। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वालों को कहना है कि बड़े अधिकारियों की सैलरी काटने का मकसद संस्थान और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना और कारोबार को मजबूत रखना है। अगली खबर आ रही है यहाँ पे, श्रमिकों से लेकर जानिए जानते हैं। श्रमिक कल्याण आयोग की तैयारी में जुटी योगी सरकार, मिलेगी रोजगार की गारंटी। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने
प्रदेश में एक जनपद के कामगार और श्रमिकों को दूसरे जनपद में रोजगार मिलने की स्थिति में उनके लिए आवास की व्यवस्था भी सरकारी करेगी। आइए जानते हैं पूरे खबर को। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की भी तैयारी में सरकार। अब तक 14 लाख से अधिक श्रमिकों की हुई स्किल मैपिंग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार श्रमिक कल्याण आयोग बनाने की तैयारी में है। योगी सरकार सभी श्रमिकों को प्रदेश में ही रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की भी तैयारी कर रही है। प्रदेश में अन्य प्रदेशों से अब तक लगभग 25 लाख कामगार और श्रमिक आ चुके हैं। अब सरकार की योजना कामगार या श्रमिक कल्याण आयोग के जरिए ही उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कामगारों और श्रमिकों को रोजगार दिलाने की है। सुजुकी के गुजरात प्लांट में प्रोडक्शन शुरू। 23 मार्च से कामकाज था बंद। देश भर में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां फिर से पटरी पर लौट रही है। अब देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने बताया कि सोमवार से सुजुकी मोटर गुजरात ने अपने प्लांट में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे खबर को। गुजरात के हंसलपुर प्लांट में सुजुकी का प्रोडक्शन शुरू। मारुति सुजुकी के लिए ठेके पर कार बनाती है एसएमजी। लॉकडाउन के चलते 23 मार्च से सुजुकी मोटर कंपनी ने यहां पे गुजरात में हंसलपुर प्लांट में कामकाज बंद कर दिया था। अब लॉकडाउन 4.0 में कुछ ढील मिलने के बाद कंपनी ने यहां प्रोडक्शन शुरू कर दिया। गाजियाबाद में मिठाई की दुकान को मिली राहत, अब रियायत, अब सभी दुकानें खुलेंगी। गाजियाबाद की जिला प्रशासन की ओर से पिछले हफ्ते बाजार खोलने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद इसी निर्देश के तहत शनिवार से बाजार खुल गए। हालांकि शनिवार और सोमवार को सभी दुकानों को अपनी अपनी पारी में दुकानों की सफाई करने को कहा गया था, जबकि रविवार को दुकानों को बंद रखने को कहा गया था। सभी दुकानें एक दिन के अंतराल पर खुलेगी। गाजियाबाद में रविवार को बंद रहेगी दुकानें। आइए जानते हैं पूरे खबर को। लॉकडाउन 4.0 के बाद यहाँ पे जैसा कि सभी जगह ढील मिली, सभी दुकानों को एक दिन के अंतराल पर खोलने की अनुमति दे दी गई। हालांकि मिठाई की दुकानों को इस नियम से रियायत मिलेगी और ये दुकानें सभी दिन खुली रहेंगी। अगली खबर यहाँ पे आ रही है। लॉकडाउन के दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए मिला 4.60 करोड़ रुपए का दान। जी हाँ, राम मंदिर निर्माण के लिए केवल लॉकडाउन के दौरान ही 4 करोड़ 60 लाख रुपए का दान मिला है। यह पैसा अलग अलग दानदाताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए खोले गए श्री राम जन्ममूर्ति तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में जमा कराए हैं। भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं भक्त, ऐसा कहा सत्येंद्र दास ने। यह पैसा अलग अलग दानदाताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए खोले गए ट्रस्ट में जमा किया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस संबंध में कहा कि पैसे की कमी के चलते राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न न हो और भव्य दिव्य गगनचुंबी राम मंदिर का निर्माण हो। भक्ति की यही कामना है, इसलिए भक्त लगातार दान देने में जुटे हैं। अगली खबर आ रही है सीबीएसई की ओर से। जानिए, सीबीएसई बोर्ड ने कहा अब देश भर में 15,000 केंद्रों पर होगी परीक्षा। अपने स्कूल में पेपर देंगे छात्र। जी हां, सीबीएसई ने छात्रों को अपने स्कूल में ही परीक्षा देने का अवसर दिया। पहले सिर्फ 3,000 परीक्षा केंद्र चिन्हित थे, लेकिन अब 15,000 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा होगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा डेट शीट जारी कर दी गई। ऐसे में छात्रों में मन में सवाल था कि परीक्षा का आयोजन कब और कैसे होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर छात्रों से कहा है कि परीक्षा छात्रों को अपने ही स्कूल में देनी होगी। इसके लिए छात्रों को किसी और स्कूल में जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा छात्रों को अपने ही स्कूल में परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। पहले सिर्फ 3,000 परीक्षा केंद्र थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। अब जानते हैं इस पूरे डेट शीट को। इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में रिजल्ट को लेकर सीबीएसई बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा था कि 70% से अधिक मूल्यांकन किया जाना है। अभी इसे पूरा करने के लिए 1.5 महीने का समय चाहिए। इसके बाद ही रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। बता दें 10वीं से 12वीं की बची हुई परीक्षा का आयोजन 1 से 15 जुलाई को किया जाएगा। आइए जानते हैं एक और बड़ी खबर जो आई है यूपीएससी को लेकर। यूपीएससी आगे बढ़ाएगा 25 पदों की तारीख। यहाँ जाने क्या क्या है शर्त। जी हाँ, यूपीएससी रिक्वायरमेंट 2020 की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर और डिप्टी डायरेक्टर समेत अन्य पदों ने भर्ती निकाली है। फॉर्म जमा करने की तारीख को 20 दिन आगे बढ़ाया जाएगा। कुल 85 पदों पर भर्ती की जानी थी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण आवेदन की प्रक्रिया को 20 दिन आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आयोग ने कहा है कि आवेदन जमा करने के लिए अतिरिक्त 20 दिन दिए जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन पूरे देश में पूरी तरह से हटाए जाने के बाद ही ये नियम लागू किया जाएगा। इस दौरान योग्यता की शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। वहाँ पे साइट पे आप जाकर देख सकते हो इसमें क्या चाहिए, उम्र क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस पूरे चीज को। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरीके की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।